हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपी जीके का बहुत ही अच्छा पार्ट चल रहा है जो कि है मध्य प्रदेश टूरिज्म। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने बहुत सारे वीडियो में टूरिज्म को कवर किया हुआ है। आप चैनल विजिट करके वो सारे वीडियोस देख के आप टूरिज्म पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट एमपी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये सारे वीडियोज़ बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम सारा एमपी जीके पढ़ रहे हैं और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम बता दें, अगर आप सब नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एमपी जीके के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो चलिए आज हम चालू करने वाले नेचुरल टूरिज्म, जिसमें सबसे पहले रहेगा पचमढ़ी। तो पचमढ़ी आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कंसिडर किया जाता है इसको। तो ये सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि लोकेटेड कहाँ है। तो ये लोकेटेड कहाँ है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। नर्मदापुरम जो होशंगाबाद का अभी नाम चेंज करके कर दिया गया नर्मदापुरम, तो ये वहाँ लाई करता है और ये सतपुरा माउंटेन रेंज में आता है। ठीक है ना। और पचमढ़ी को प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का रूप बोला जाता है। क्योंकि प्रेजेंट डे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट था जो कि अलग हो गया। तो अब जो ऊंचा एरिया रह गया है वो पचमढ़ी में माना जाता है। क्योंकि धूपगढ़ की पहाड़ी आपको पता होगा जो पचमढ़ी में लाई करती है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर की। इसलिए पचमढ़ी एरिया को मध्य प्रदेश के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का रूफ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद अपन को ये पता होना चाहिए कि पचमढ़ी डिस्कवर किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, कब किया था। तो 1862 मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। 1862 ऐसे याद। कैप्टन जेम्स फ्रॉस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1862 में कैप्टन जेम्स फ्रॉस्ट ने पचमढ़ी को डिस्कवर किया था। ये 3 पॉइंट पूरे याद रखने हैं अपने को। उसके बाद इसको कैपिटल ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है। तो कैपिटल अपन कोई ऐसी जगह को लेते हैं जहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, और इस तरह से अपन सतपुरा के कैपिटल पचमढ़ी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लोकेटेड है मिडिल ऑफ द सतपुरा रेंज और अपनी यूनिक नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो यहाँ का सीनिक व्यू बहुत ही प्यारा है पचमढ़ी का, तो आप कभी विजिट करिए। और इसको कैपिटल कंसिडर किया जाता है सतपुरा का। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखना। कहाँ लोकेटेड है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। इसे ढूंढा था 1862 कैप्टन जेम्स फ्रॉस्ट ने, और इसे कैपिटल ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं धूपगढ़। जैसे कि मैंने बताया धूपगढ़ पहाड़ी ये हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश का, जो कि लोकेटेड है कहाँ? पचमढ़ी में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या कि धूपगढ़ की पहाड़ी, धूपगढ़ माउंटेन, इसको हरवस्तकूट भी बोला जाता था। तो ये हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश पचमढ़ी में। इसके बाद इसको बायोस रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया। कब डिक्लेयर किया? 1999 में। इसके पहले 1862 अपन ने देखा किसको? पचमढ़ी को डिस्कवर किया गया। उसके बाद ईयर क्या? 1999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया पचमढ़ी को। उसके बाद मरही फॉरेस्ट जो कि पचमढ़ी में लाई करते हैं, तो ये तवा और देनवा रिवर, जब तवा और देनवा रिवर जहाँ मिलती है, जिस एरिया में जहाँ उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, वहीं पास एक वाटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है, बहुत ही सुंदर। और वहाँ पास पाए जाते हैं मरही फॉरेस्ट, मतलब नाम दे दिया है फॉरेस्ट का। तो ये कहाँ है? पचमढ़ी में। तो याद रखना तवा देनवा रिवर का कॉन्फ्लुएंस में वाटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ मरही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ लाई करता है? पचमढ़ी में। उसके बाद ये धूपगढ़ पहाड़ी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो धूपगढ़ पहाड़ी जो कि लोकेटेड है महादेव रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज में भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें एक महादेव रेंज आती है। तो महादेव रेंज में लाई करता है अपना धूपगढ़ पहाड़ी, धूपगढ़ माउंटेन, जिसको हरवस्तकूट भी बोला जाता था, जिसका एशियंट या फिर पुराना प्राचीन नाम जिसका हरवस्तकूट है, और इसकी हाइट है 1350 मीटर। ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट अपन को याद रखना है। किसने ढूंढा था? 1862 जेम्स फ्रॉस्ट में। नर्मदापुरम में लाई करता है पचमढ़ी। 1999 में बायो रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया। मरही फॉरेस्ट तवा देनवा के कॉन्फ्लुएंस के पास लाई करता है और वाटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। ठीक है, धूपगढ़ माउंटेन महादेव रेंज में, सतपुरा माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। इसका एशियन नेम हरवस्तकूट था और 1350 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन टूरिस्ट स्पॉट देख लेते हैं क्या? अमरकंटक। ये भी पचमढ़ी का सेकंड हिल स्टेशन कंसीडर किया जाता है और ये मैकाल रेंज में लाई करता है। तो कहाँ लाई करता है? ये मैकाल रेंज में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक लाई करता है। इसको भी होली सिटी डिक्लेयर किया गया था, जैसे मैहर, चित्रकूट वगैरह को डिक्लेयर किया गया था 2009 में, अपन ने पढ़ चुका है। इसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया था होली सिटी कब? 2005 में। तो याद रखना फ्रेंड्स, अमरकंटक को 2005 में डिक्लेयर किया गया था। मैहर, चित्रकूट अपन ने 2009 पढ़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए कि मैकाल रेंज में लाई करता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, और होली सिटी 2005 में, क्योंकि यहाँ पर से नर्मदा का उद्गम माना जाता है और वो बहुत हम उन्हें देवी की तरह कंसीडर करते हैं। तो ये एक होली सिटी है। इसके बाद अमरकंटक का जो एवरेज एलिवेशन है वो है 1065 मीटर एबव द सी लेवल। ये इसकी औसतन ऊंचाई है। ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया कि इसको सेकंड हिल स्टेशन कंसीडर किया जाता है मध्य प्रदेश का। यहाँ पास अचन्य कुमार बायो रिजर्व एरिया है।
जिसको 2005 में एज अ बायो रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ, अमरकंटक में। तो पचमढ़ी को कब किया गया था, 1999 में। अशोक कुमार बायो रिजर्व एरिया को कब किया गया, 2005 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि और कौन कौन से यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अमरकंटक में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा रिवर, जहाँ ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, वो बहुत सारे मंदिर वहाँ पास बने हुए हैं। उसके बाद आ जाता है नर्मदा कुंड, नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट से थोड़ा दूरी पर है नर्मदा कुंड। फिर सोनमुड़ा, ये भी एक वाटरफॉल पॉइंट है। माई की बगिया, माई की बगिया में एक बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है गुलबकावली, वो यहाँ पास पाया जाता है माई की बगिया में। चंद्रोदक कुंड, फिर दुग्धधारा, कपिलधारा, ये भी वाटरफॉल हैं, बहुत ही प्यारे वाटरफॉल हैं, आप सबको विजिट करना चाहिए अमरकंटक एक बार। धुनीपनी, फिर जलेश्वर महादेव टेम्पल, ये महादेव का टेम्पल है जलेश्वर महादेव। यहाँ नर्मदा माता सावन के एक सोमवार में इनको 3/4 ढक देती है। फिर सबरी माता टेम्पल, रैसेन टेम्पल, सूर्य नारायण टेम्पल, वगेश्वर टेम्पल, कार्तिकेय टेम्पल, गुरु गोरखनाथ टेम्पल, 11 रुद्र टेम्पल, सर्वोदया जैन टेम्पल, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारी नक्काशी की गई है इसमें, सर्वोदया जैन टेम्पल। फिर इसके बाद कबीर चबूतरा। तो ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा, ये सारे जो भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं ये अमरकंटक में लाई करते हैं। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जैसे कि ये भी एक वाटरफॉल के लिए बहुत जाना जाता है, धुआंधार वाटरफॉल, जो कि भेड़ाघाट में लाई करता है। धुआंधार नाम इसलिए कि क्योंकि इतनी ऊंचाई से नर्मदा का पानी गिरता है तो वहाँ धुएं के समान पानी ऊपर उठता है, तो वो धुआं जैसा दिखता है, इसलिए इसको धुआंधार फॉल बोला जाता है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे पर है और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये याद रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेड़ाघाट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसको भेड़ाघाट नाम दिया गया था एक भृगु ऋषि की यहाँ पास वो स्थली थी, यहाँ पास वो तपस्या स्थली उनको रहते थे, भृगु जो ऋषि मुनि थे, तो उनके नाम पे इस जगह का नाम भेड़ाघाट रखा गया। ठीक है, तो इसमें से फैक्ट क्या क्या हो गया कि धुआंधार वाटरफॉल पाया जाता है भेड़ाघाट में, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और भृगु ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, फिर और क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पास जबलपुर में, तो धुआंधार वाटरफॉल तो देख लिए, 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद बंदर कूदनी, गौरी घाट, लमेटा घाट, इसको भी यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है लमेटा घाट को। तिलवारा घाट, यहाँ तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन की गई थी। पंचवटी घाट, गांधी मेमोरियल, मदन महल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पॉइंट है कहाँ के, जबलपुर के। ये लिखा हुआ तिलवारा घाट महात्मा गांधी की एसेस यहाँ पर इमर्ज की गई थी, मतलब कि अस्थि विसर्जन हुआ था उनका। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह पे हुआ था महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन, फादर ऑफ नेशन कंसीडर किए जाते थे क्योंकि। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये वापस से एक बार रिवाइज करिएगा सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स। इसके बाद भीमबेटका, तो भीमबेटका केव्स हैं जो कि यूनेस्को साइट हैं, ये 2003 में डिक्लेयर की गई थी और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन तो पता ही होना चाहिए कौन सा टूरिस्ट पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। रॉक पेंटिंग्स और रॉक फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो आदि मानव ने सारे दीवारों में केव्स की अपने दिनचर्या से रिलेटेड और जो भी चित्रकला उसमें उकेरा हुआ है, जो आज भी वहाँ पास देखने को मिल जाती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हेरिटेज साइट में। तो यहाँ पर ये किसके लिए जाना जाता है, रॉक पेंटिंग्स और रॉक फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो आदि मानव काल की है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको ढूंढा था डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर ने, वीएस वाकाणकर ने। कब ढूंढा था, 1957-58 में। ठीक है ना, तो इनको डिस्कवर किया था केव्स को विष्णुधर वाकाणकर ने 1957-58 में, और इनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी कंसीडर किया गया कब, 2003। इतने पॉइंट याद रखना, रायसेन में है, रॉक पेंटिंग्स और रॉक फॉर्मेशन के लिए आइडेंटिफाइड है, यूनेस्को हेरिटेज साइट 2003 में डिक्लेयर की गई, और इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर वीएस वाकाणकर ने 1957-58 में। ये एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, तो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये केव्स में और क्या बताया गया, तो जैसे कि बता दिया स्टोन एज टाइम के हैं केव्स, और इनकी वॉल्स में सारी चीज़ें ये पेंटेड है। ठीक है ना, इसके बाद अपन देख लेते हैं भर्तरी केव्स। तो भर्तरी केव्स कहाँ लाई करते हैं, इसका भी लोकेशन पता ही होना चाहिए कि कहाँ है। ये कालियादेव पैलेस है जो कि उज्जैन में है, वहाँ पास ये लोकेटेड है भर्तरी केव्स, और इसको परमार डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था, किसकी मेमोरी में, किंग भर्तरी की याद में, तो इनका नाम ही भर्तरी केव्स है। तो ये परमार डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था, और कब बनवाया था, 11वीं सेंचुरी में, और लोकेटेड कहाँ है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये याद रखना है इसमें से। ठीक है, टोटल कितने केव्स हैं यहाँ पास, तो 9 टोटल केव्स हैं, जिसमें से 5 केव्स अभी मौजूद हैं। ठीक है ना, तो टोटल यहाँ पास केव्स थी 9, लेकिन अभी प्रेजेंट में 5 केव्स अवेलेबल हैं, और इनको कलरफुल पेंटिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ पास कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो भी यहाँ पास चित्रकला है उसमें कलर्स बहुत अच्छे यूज़ किए गए।
फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं उदयगिरी केव्स। तो उदयगिरी केव्स कहाँ लाई करते हैं? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड केव्स हैं और ये कहाँ लाई करती हैं? विदिशा में। हाँ, तो विदिशा में लाई करते हैं और इनका एंशियंट नेम था नीचोगिरी, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाई उदयादित्य। तो इनको ढूंढा किसने था? तो उदयादित्य ने, जो कि राजा भोज, जो जिन्होंने भोज टेम्पल, भोज ताल बनाया, उनके जो ग्रैंडसन थे उदयादित्य, उन्हीं ने इनको इसकी खोज की थी। कब की थी? 4 to 5 सेंचुरी AD में। टोटल कितनी केव्स हैं यहाँ? तो 20 केव्स हैं उदयगिरी में और ये रिलेटेड है हिंदू और जैन धर्म से। ये मैंने बताया था हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जो 1 और 20 नंबर की, मतलब ये बहुत आसान हो गया याद करना। तो स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब 1 नंबर की केव और 20 नंबर की केव किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से, ठीक है ना। और बाकी सारी केव्स किससे रिलेटेड हैं? तो हिंदू धर्म से, क्योंकि ये उदयगिरी में 20 केव्स पाई जाती हैं और ये हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। 1 और 20 नंबर की केव्स ही जैन धर्म से रिलेटेड है, बाकी सब हिंदू धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो उदयादित्य ने इसको डिस्कवर किया था। ये रायसेन में आते हैं। जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड केव्स हैं। टोटल 20 केव्स हैं। 1 और 20 नंबर की केव ये जैन धर्म से रिलेटेड है, बाकी सब हिंदू धर्म से। फिर इसमें जिसको इसका आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे दिया गया, तो ये किसके अंडर में रहता है? भोपाल डिवीज़न के अंडर में रहता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जो लेख पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए हैं, वो कौन सी डायनेस्टी से? तो गुप्ता एरा के टाइम के इधर पास देखने को मिल जाते हैं। गुप्ता एरा, कुमारगुप्त। तो इन इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि जो यहाँ पास जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ की आइडल है, उसको रिप्लेस किया गया था एंट्रेंस में शंकर से, ठीक है। तो यहाँ पास पहले जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ, ये चीज़ इस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो फर्स्ट केव है वो रॉक शेप्ड है 3 डायरेक्शंस, मतलब उसके रॉक से बने हुए हैं 3 डायरेक्शन में, स्टोन ब्लॉक, मतलब 3 डायरेक्शन। जो फर्स्ट केव है उसका शेप ऐसा है कि 3 डायरेक्शन से वो रॉक शेप्ड में है और एक तरफ से वो स्टोन के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उस तरह से है, ठीक है। और नेम ऑफ दिस केव इज सूरज केव। तो इस केव का नाम क्या रखा गया है? सूरज केव। तो ये पहले केव की बात हो रही है, ठीक है ना। और ये 7 फीट लॉन्ग है, 6 फीट वाइड है, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है। जो चौथी केव है, चौथी केव में क्या पाया गया? शिवलिंग स्टेट। पहले अपन ने फर्स्ट केव की बात की है, जो 3 साइड रॉक शेप और एक साइड रॉक शेप्ड ना होके स्टोन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और इसका नाम है सूरज केव। फिर 4th केव जो है, जहाँ पर शिवलिंग पाया गया है और इसके एंट्रेंस में एक मैन जो कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। और दिस केव इज कितने फीट लॉन्ग है? 13 फीट। वो कितनी थी? 7 फीट। और ये 11 फीट वाइड है। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि केव 1 का नाम क्या था? तो सूरज केव। और केव 4th में क्या पाया गया? तो शिवलिंग पाया गया है और इसके एंट्रेंस में एक मैन जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया। फिर उसके बाद 5th केव में यहाँ पास, जो कि वराह केव बोली जाती है, 5th केव, तो वराह अवतार की यहाँ पास स्टेच्यू पाई गई है। और ये केव कितनी है? ये और ऊंची हो जाती है, फिर 22 फीट लॉन्ग और 12 फीट वाइड, ठीक है। फिर 13 नंबर की केव, जो कि शंख के शेप बना हुआ है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंसीडर की जाती है। मतलब यहाँ पास जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंसीडर की जाती है वर्ल्ड की। तो कौन कौन सी केव देखी? फर्स्ट केव, जो कि सूरज केव बोली जाती है। फिर अपन ने देखा 5th केव, वराह अवतार मूर्ति जहाँ पाई जाती है। फिर 4th केव भी अपन ने देखा था, जहाँ पर शिवलिंग पाई गई है और उसके एंट्रेंस में एक मैन को दिखाया गया जो कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया। और यहाँ पास बहुत ही फेमस स्टैच्यू विष्णु जी की, मतलब कि शेष शाही, मतलब कि शेष नाग में लेटे हुए उनकी एक स्टैच्यू है जो कि 12 फीट लॉन्ग है। ये कौन से केव में? 13 नंबर केव में, ठीक है था। तो ये केव्स याद रखना है। टोटल 20 केव थी, फर्स्ट और 20 जैन धर्म से रिलेटेड थी। और फर्स्ट केव में सूरज केव, 4th केव में शिवलिंग की स्टैच्यू और मैन विथ वीणा, 5th में वराह अवतार दिखाया गया है, वराह केव बोली जाती है। 13 में शेष नाग में लेटे हुए विष्णु जी की स्टैच्यू है जो कि 12 फीट लॉन्ग है। उसके बाद अपन देख लेते हैं बाघ केव्स। बाघ केव्स जो कि बाघ नदी के किनारे लोकेटेड हैं, धार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कुस्की तहसील में, ठीक है। तो बाघ केव सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है? धार डिस्ट्रिक्ट में, कुक्सी तहसील में, और ये बाघ नदी के किनारे ही पाए गए हैं। और यहाँ बाघ नदी जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? नर्मदा की। तो इतने पॉइंट निकल के आ गए। कहाँ पाए जाते हैं? धार में, कुक्सी तहसील में, बाघ नदी के किनारे। और बाघ नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की। और ये कौन से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते? 7 सेंचुरी AD। और ये केव्स रिलेटेड है किससे? बुद्धिज़्म से। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड केव्स हैं।
टोटल 9 रॉक कट्स मॉन्यूमेंट्स यहाँ पास पाए गए। कितने ग्रुप मॉन्यूमेंट्स पाए गए? 9 रॉक कट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और ये कौन से जगह पे लोकेटेड? तो कहाँ? साउदर्न स्लोप्स ऑफ विंध्या माउंटेन। विंध्या माउंटेन रेंज है ना, उसके साउथ में लाई करते हैं ये सारे। इनको टाइगर केव्स भी बोला जाता है क्योंकि ये केव्स यहाँ पास पहले टाइगर्स, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड या डिस्कवर नहीं किए गए थे तब तक यहाँ पास शेर रहा करते थे, इसलिए इनको बाघ केव्स बोला जाता है। ठीक है। और ये किसके कॉन्टेम्परी माने जाते? तो अजंता केव्स जब बने थे उसी के टाइम पीरियड को इसके कॉन्टेम्परी कंसीडर किया जाता है। किसको? बाघ केव्स को। और इनको फिर डिस्कवर किसने किया था? जैसे कि पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे तो बाघ वगैरह यहाँ पास रहा करते थे केव में, इसलिए इनको बाघ केव्स भी बोला जाता है। तो इसको फिर डिस्कवर किया गया था 1818 में। और किसने डिस्कवर किया था? डेंजरफील्ड। तो ऐसे याद रखना, बाघ रहते तो डेंजर तो रहेगा ही ना, तो इसलिए इसको डिस्कवर किया था किसने? डेंजरफील्ड ने। कब? 1818 में। मतलब 1862 में पचमढ़ी, और उसके बहुत पहले बाघ केव्स ऑलरेडी पहले डिस्कवर किए जा चुके थे। ठीक है। इसके बाद ये जो बहुत ज़्यादा फेमस किस लिए रहते हैं बाघ केव्स? तो ये फेमस रहते हैं मुरनाल जो पेंटिंग्स होते हैं ना, कलरफुल पेंटिंग्स, मुरनाल फ्रेस्को, मुरनाल पेंटिंग्स, इसकी ये सब देखने को मिल जाते हैं। बाघ केव्स के ऊपर सारी ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो बाघ केव्स जनरली इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्रेस्को मुरनाल पेंटिंग्स ये एक तरह का फॉर्म ऑफ पेंटिंग होता है। ठीक है। मुरनाल्स ऑफ टाइगर केव्स आर कॉपीड। इनको कॉपी भी किया गया, मतलब इतने सुंदर बनाए गए हैं कि इनको फिर 1920 के दशक में मुकुल डे ने, अपने फेमस पेंटर है जो, उन्होंने इसको कॉपी किया था। और भी बहुत सारे पेंटर्स ने फिर बाद में कॉपी किया, लेकिन सबसे पहले मुकुल डे ने किया था 1920 के लगभग। फिर उसके बाद बहुत सारे फेमस हल्दर, नंदलाल, इन सभी ने मुरनाल पेंटिंग्स जो बाघ केव में देखने को मिली थी उसको कॉपी किया था। फिर जो यहाँ पर जो केव्स पाई जाती हैं उनका नाम क्या क्या है? तो फर्स्ट केव का नाम है ग्रह केव, सेकंड केव का नाम है पंच पांडु, थर्ड केव का नाम है हाथी खाना, फोर्थ का रंग महल, फिर फिफ्थ का पाठशाला। तो उसको याद कैसे कर लोगे? पहले अपन घर जाते हैं ना, अपन पहले घर में रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, पंच पांडु, सेकंड वो कर लेना। पहले हम घर में रहते हैं, सेकंड पंच पांडु, 5 लोग रहते हैं। थर्ड हमने खाना खाया, कितना खाना खाया? हाथी के बराबर का खाना खाया। फिर रंग लगाया एक दूसरे को और पाठशाला चले गए। इस तरह से 5 केव्स याद रखनी थी कि पहले हम घर में रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, हाथी के बराबर खाना खाते हैं, फिर रंग लगाते हैं एक दूसरे को, फिर पढ़ने चले जाते हैं। तो पहले केव में आ गया घर में रहना, दूसरे केव में आ गया हम 5 लोग रहना, फिर 5 लोगों का रहना, फिर तीसरे में आ गया कि हाथी के बराबर का खाना खाना, फिर फोर्थ में आ गया कि रंग लगाना, फिफ्थ में पाठशाला। तो ये 5 केव्स हैं जो कि पाए जाते हैं। आप सभी को इस तरह से याद करने में आसानी हुई होगी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।